गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास। तो देखिए, आप सभी को पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है और उसको समाज में रहने के लिए बस्तियाँ बनानी पड़ती हैं। तो हम देखिए, मानव के द्वारा जो बनाई गई बस्तियाँ हैं उन बस्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, मानव के द्वारा दो प्रकार के बस्ती या फिर अधिवास बनाए गए हैं, एक है ग्रामीण अधिवास और एक है नगरीय अधिवास। तो हम देखिए, जो मानव के द्वारा दो अधिवास बनाए गए हैं उन अधिवासों का हम वर्गीकरण करते हैं। तो मानव ने दो प्रकार के अधिवास बनाए हैं, एक है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। तो देखिए, ग्रामीण अधिवास में हम उन अधिवासों को रखते हैं जिनकी अधिकांश प्राथमिक व्यवसायों में लगी हुई होती है। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन, खनन, मत्स्य उत्पादन आदि। इस प्रकार से ग्रामीण अधिवास में हम उन अधिवासों को रखते हैं जिनकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में लगी हुई होती है। और प्राथमिक व्यवसाय में हमने देखा है कि कृषि है, पशुपालन है, खनन है, मत्स्य उत्पादन है आदि कार्यों में उस अधिवास की जनसंख्या लगी होती है। उन अधिवासों को हम कहते हैं ग्रामीण अधिवास। ठीक है, फिर हम देखिए नगरीय अधिवासों में हम देखते हैं तो नगरीय अधिवासों को उन अधिवासों को हम कहते हैं जिनकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय में लगी हुई होती है। उन अधिवासों को हम कहते हैं नगरीय अधिवास। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर लिया है। अधिवास दो प्रकार के हैं, एक है नगरीय अधिवास, एक है ग्रामीण अधिवास। और ग्रामीण अधिवास में हम उन अधिवासों को रखते हैं जिनकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई होती है, जैसे कृषि में, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन और खनन कार्य में लगी हुई होती है। उन अधिवासों को हम कहते हैं ग्रामीण अधिवास। और नगरीय अधिवास उन अधिवासों को कहते हैं जिनकी अधिकांश जनसंख्या द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय में लगी हुई होती है, उनको हम कहते हैं नगरीय अधिवास। ठीक है, आज हम सबसे पहले हमारे जो ग्रामीण अधिवास है उन ग्रामीण अधिवासों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे पहले हैं ग्रामीण अधिवास। अब देखिए, इनकी जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण अधिवासों को 5 भागों में बांटा गया है। देखते हैं ये 5 भाग कौन कौन से हैं। देखिए, इनमें पहला है बहुत बड़े गांव। पहला है हमारा बहुत बड़े आकार के गांव। दूसरा प्रकार है बड़े आकार के गांव। ठीक है, तीसरा है मध्यम आकार के गांव। चौथा है छोटे आकार के गांव। और पांचवा है बहुत छोटे आकार के गांव। आकार के गांव।
इस प्रकार से हमने ग्रामीण अधिवासों को उनके जनसंख्या के आधार पर हमने 5 भागों में बांटा है। पहले बहुत बड़े आकार के गांव, फिर बड़े आकार के गांव, मध्यम आकार के गांव, छोटे आकार के गांव और बहुत छोटे आकार के गांव। फिर हम इनकी जनसंख्या देखते हैं कि इनकी जनसंख्या कितनी कितनी है। तो देखिए जो बहुत बड़े आकार के गांव हैं उनकी जनसंख्या 5,000 से लेके और 10,000 तक इन गाँव की जनसंख्या होती है। फिर बड़े आकार के गाँव की जो जनसंख्या है वो है 3,000 से लेके 5,000 तक इनकी जनसंख्या है, ठीक है। और फिर मध्यम आकार के गांव हैं उनकी जनसंख्या है 2,000 से लेके 3,000 तक, ठीक है। फिर जो छोटे आकार के जो गांव हैं उनकी जनसंख्या है 1,000 से लेके 2,000 तक। और जो बहुत छोटे आकार के जो गांव हैं इनकी जनसंख्या 1,000 से कम इनकी जनसंख्या होती है, ठीक है। इस प्रकार से इनकी जनसंख्या हमने देखा कि जो बहुत बड़े आकार के जो गांव होते हैं उनकी जनसंख्या 5,000 से लेकर 10,000 तक है। फिर बड़े आकार के जो गांव हैं उनकी जनसंख्या 3,000 से लेकर 5,000 तक है। फिर मध्यम आकार के जो गांव हैं उनकी जनसंख्या 2,000 से लेकर 3,000 तक है। और छोटे आकार के जो गांव हैं उनकी जनसंख्या है 1,000 से लेकर 2,000 तक। और जो बहुत छोटे आकार के गांव हैं उनकी जनसंख्या 1,000 से कम है, ठीक है। फिर इन गाँवों को हम भारत में देखते हैं कि भारत में किन किन राज्यों में इन गाँव को हम ये गाँव में देखने को मिलते हैं। तो हम इनका क्षेत्र देखें तो कौन कौन से राज्यों में है। तो देखिए जो बहुत बड़े आकार के जो गाँव हैं वो हमें देखने को मिलते हैं बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये जो बहुत बड़े आकार के जो गांव हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। फिर जो मध्यम आकार के जो गांव हैं वो बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन राज्यों में ये जो अपने बड़े आकार के गांव हैं वो पाए जाते हैं। फिर मध्यम आकार के गांव उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में मध्यम आकार के गांव पाए जाते हैं। फिर हम देखें कि जो छोटे आकार के जो गांव हैं वो बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान। इनमें ये जो अपने छोटे आकार के जो गांव हैं वो पाए जाते हैं। और जो बहुत छोटे आकार के जो गांव हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में ये अपने जो बहुत छोटे प्रकार के गांव हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो ग्रामीण अधिवास है उन ग्रामीण अधिवासों को उनकी जनसंख्या के आधार पर डिवाइड किया है और उनका हमने देखा है कि उनकी जनसंख्या कितनी होती है। फिर हम देखा है कि भारत में किन किन क्षेत्रों में ये गांव पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने ये देख लिया है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि जो अपने ग्रामीण अधिवास हैं उन ग्रामीण अधिवासों को उनके उच्चावाच, समुद्र तल से ऊंचाई, अपवाह प्रणाली,
और जलवायु, मिट्टी, इन सभी भौतिक कारकों के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए हम इनका अगला वर्गीकरण देखते हैं। ये था हमारा जनसंख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण। आगे हम देखते हैं इनका वर्गीकरण भौतिक कारकों के आधार पर। वर्गीकरण भौतिक कारक के आधार पर, भौतिक कारक के आधार पर। तो देखिए हम जो ग्रामीण अधिवास है उन ग्रामीण अधिवासों को हम भौतिक कारक के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संहत या गुच्छित अधिवास। ठीक है, संहत या गुच्छित अधिवास। ठीक है। दूसरा है अर्धसंगत अधिवास। दूसरा है अर्धसंगत अधिवास। और तीसरा है विक्षिप्त या बिखरे हुए अधिवास। इनको हम बोलते हैं प्रकीर्ण अधिवास। इस प्रकार से हमने उनके भौतिक कारकों के आधार पर अधिवासों को 3 भागों में बांटा है। एक है संगत या गुच्छित अधिवास, दूसरा है अर्धसंगत अधिवास और तीसरा है प्रकीर्ण अधिवास। अब हम इनके बारे में देखते हैं। जो संगत अधिवास है या फिर गुच्छित अधिवास है, इनको देखिए नाम से पता चल रहा है गुच्छित अधिवास। तो देखिए ऐसे अधिवास जो बिल्कुल इनमें मकानों की जो संख्या है, फिर मकानों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ये मकान एक दूसरे के पास बने हुए हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल सटा के बने हुए हैं। तो उन अधिवासों को हम बोलते हैं गुच्छित अधिवास। जैसे देखिए बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से एक मकान के पास एक मकान, मतलब एक दूसरे के टच। ठीक है, बिल्कुल पास ये इनके जो मकान, इन अधिवासों के जो मकान हैं वो बने हुए होते हैं और इसीलिए इन अधिवासों को बोलते हैं गुच्छित अधिवास। मतलब इनमें कोई गैप नहीं होता है, बिल्कुल पास में बने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं उनको हम बोलते हैं गुच्छित अधिवास। ठीक है, फिर आगे हम देखें कि ये जो गुच्छित अधिवास है वो भारत में किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखिए हम देखते हैं कि भारत में जो उत्तर का जो विशाल मैदान है, जहाँ पे काप मिट्टी का विस्तृत मैदान है, काप मिट्टी निर्मित जो और मैदान है, काप मिट्टी का मैदान है, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? यूपी, ठीक है, बिहार और पूर्वी पंजाब, ये क्षेत्र ये राज्य है वो इस क्षेत्र में आते हैं, उत्तर के विशाल मैदान में। ठीक है, फिर आगे हम इनका विस्तार हम देखें भारत में, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं शिवालिक में। ठीक है, शिवालिक में है। फिर आगे हम देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी इस प्रकार के अधिवास देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन अधिवासों में क्या होता है कि ये जो अधिवास होते हैं उनमें एक गांव में एक मुख्य केंद्र में, इनमें गांव में जैसे एक मुख्य केंद्र है और इस मुख्य केंद्र पे कोई मंदिर बना हुआ है या फिर कोई पीपल का पेड़ लगा हुआ है और इस मंदिर के या फिर इस कोई भी एक दुकान है बड़ी, तो इसके चारों ओर अधिवास बने होते हैं। मतलब इसमें जो मुख्य केंद्र होता है उस केंद्र के चारों ओर बिल्कुल गुच्छित रूप में इन अधिवासों का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से इन अधिवासों का निर्माण होता है तो हम इनको बोलते हैं गुच्छित अधिवास। ठीक है, मतलब इनमें जो अधिवास बिल्कुल पास में बने हुए होते हैं उनमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता है और ये इनके जो मकान बिल्कुल एक दूसरे के सटा के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं गुच्छित
अधिवास। तो भारत में हम देखें तो भारत में जो उत्तर का जो विशाल मैदान है, जहाँ पे काप मिट्टी के द्वारा जो मैदान बनाया गया है, जलोढ़ मृदा निर्मित जो मैदान है, वहाँ पे हम देखें तो वहाँ पे हमें ये गुच्छित अधिवास हमें अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो उसमें हम क्षेत्र देखें, हम भारत के राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पूर्वी पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है। इन सभी राज्यों में ये हमें गुच्छित अधिवास देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं अपना अर्धसंगत अधिवास। अब देखिए ये जो अधिवास है उनका जो इनमें मध्यम स्थिति होती है, ना तो ये बहुत प्रकीर्ण होते हैं और ना ही बिल्कुल गुच्छित होते हैं। तो इनमें देखिए बिल्कुल जो अधिवासों की जो स्थिति होती है वो इस प्रकार से होती है कि ना तो ये बिल्कुल पास पास होते हैं, ना ही ये बहुत दूर दूर होते हैं। इस प्रकार से इनकी स्थिति होती है। तो इनको हम बोलते हैं अर्धसंगत अधिवास, ठीक है। इस प्रकार से इन अधिवासों के मकान बने हुए होते हैं, ना तो बिल्कुल ये पास पास होते हैं और ना ही ये बहुत दूर होते हैं। तो ये मध्यम प्रकार के अधिवास होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं अर्धसंगत अधिवास, ठीक है। फिर हम भारत में देखें तो राजस्थान की जो अरावली के जो पूर्वी प्रदेश है, अरावली का राजस्थान में, एक तो राजस्थान में अरावली के पूर्वी प्रदेश में, अरावली के पूर्व में इस प्रकार के अधिवास हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर हम देखें तो मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ और शिवालिक की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं उनमें ये अधिवास देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर इनके अलावा हम देखें तो शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में भी ये अधिवास हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अर्धसंगत अधिवास है, जिसमें मकान बिल्कुल ना तो बहुत दूर होते हैं और ना ही बहुत पास पास में होते हैं, और मध्यम प्रकार में ये जो अधिवास होते हैं। और इनका जो विस्तार हम देखें भारत में, तो राजस्थान के अरावली का जो पूर्वी प्रदेश है उसमें इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में और शिवालिक की पहाड़ियों में इस प्रकार के अधिवास हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखें प्रकीर्ण अधिवास। तो देखिए इनमें जो ये प्रकीर्ण अधिवास है, इनकी स्थिति इस प्रकार से होती है कि इनमें जो मकान होते हैं बहुत दूर दूर बने हुए होते हैं। एक मकान मतलब इनमें आधा किलोमीटर दूर एक मकान एक जगह बना हुआ है, तो उससे आधा किलोमीटर दूर दूसरा मकान बना हुआ होगा, मतलब बहुत दूर दूर, ठीक है। इनकी स्थिति देखिए इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से मतलब बहुत दूर दूर इन अधिवास ये मकान इनमें बने हुए होते हैं, मतलब बहुत प्रकीर्ण, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये इतनी दूर दूर बने होते हैं, प्रकीर्ण अधिवास इतने दूर दूर बने हुए होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रकीर्ण अधिवास। इनमें मकान, इसमें जो मकान है बहुत दूर दूर बने होते हैं, ठीक है। फिर हम भारत में हम देखें तो जो पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल है, मतलब इन अधिवासों का जो निर्माण है वो या तो फिर कहीं जो पहाड़ों में, ठीक है, पहाड़ों में कैसे होता है, जैसे एक मकान एक जगह होता है, दूसरा मकान बहुत दूर अगली पहाड़ी पर होता है, वैसे या तो फिर पहाड़ियों में हम देखते हैं इनका जो अधिवास होता है वो मिलता है, ठीक है। या फिर जो घने वन होते हैं, घने वनों में इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। फिर या तो फिर मरुस्थलों में, इसके अलावा मरुस्थलों में ये अधिवास हमें देखने को मिलते हैं। और मरुस्थल में आप देखिए अपना जो पश्चिमी रेगिस्तान है, राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी राजस्थान का जो रेतीला मरुस्थल है, रेतीले मरुस्थल में ये अधिवास हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिमालय की पहाड़ियों में भी, हिमालय की निचली पहाड़ियों में भी ये अधिवास कहीं कहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से फिर आगे हम देखें तो जैसे जम्मू कश्मीर और शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, मरुस्थलीय भाग है, ठीक है। इस प्रकार से ये अधिवास इनमें देखने को मिलते हैं। और इसमें जो मकानों का जो समूह होता है, तो जैसे देख लीजिए 10 या फिर 12 जो मकानों का समूह है मिलके एक पूर्वा बनाते हैं, और 2-3 पूर्वा बनकर 4 फिर 5 पूर्वा मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने
ये जो ग्रामीण और नगरीय जो अधिवास है उसमें हमने जो ग्रामीण अधिवासियों को हमने शुरू किया था पढ़ना, और इस ग्रामीण अधिवास में हमने उनकी जो जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण किया है, और उसके अलावा हमने उनके भौतिक कारकों के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है, और हमने संगत या फिर गुच्छित अधिवास, अर्धसंगत अधिवास और प्रकरण अधिवासों के बारे में हमने पढ़ लिया है। और अगले वीडियो में हम इनके ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।